हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक गर्मा गर्म वेलकम हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम हिंदू के डेली एडिटोरियल्स का एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी पाल की खाल निकालते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक सविनय निवेदन, प्लीज लाइक आवर वीडियोस, सपोर्ट अस, शेयर कीजिए। अम्मी जान क्या कहती हैं, सबको याद है, शेयरिंग इज केयरिंग। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में हमें बताइए कि आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी वीडियोस में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, हमारा कंटेंट कैसा चाहते हैं। सजेस्ट कीजिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस विल मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट राइट टू यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले एडिटोरियल से। पहला एडिटोरियल बात करता है हेल्थ इमरजेंसी के बारे में। ये बात करता है पोलियो के बारे में। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात जारी की है जनवरी 7 को, दैट पोलियो विल स्टिल कंटिन्यू टू रिमेन अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगले 3 महीनों के लिए पोलियो इरेडिकेशन के ऊपर ज़्यादा काम होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात बोल दी है। इंडिया, इफ यू रिमेंबर, पिछले 2 साल पहले पोलियो से मुक्त हो चुका था। अभी रिसेंटली एक नई कंट्री का नाम सामने आ रहा है, विच इज नाइजीरिया। नाइजीरिया इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री कंट्री। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ चैलेंजेस सामने बताए हैं। इस एडिटोरियल में एक कुछ ऐसे चैलेंजेस की बात की है विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज योर प्रिपरेशंस आर कंसर्न्ड। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये GS2 का टॉपिक भी है, GS3 का भी टॉपिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कमिटी बिठाई थी, वो एक इमरजेंसी कमिटी थी जिसके अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को असेस किया जाना था। उस कमिटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर पोलियो को अभी भी PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, रखा गया है बिकॉज ऑफ इट्स राइजिंग रिस्क। पोलियो में पर्टिकुलरली एक रिस्क जो बढ़ रहा है, वो रिस्क बढ़ रहा है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 का। ये वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 क्या चीज़ है एंड इसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकता है, लेट्स वेट एंड वॉच। नाउ, with 128 cases, Pakistan has been accounted for the most number of cases as far as polio is concerned. उसके बाद आता है अफगानिस्तान। हालांकि इंडिया में केसेस आने बंद हो गए हैं, लेकिन हमारे नेबरिंग कंट्रीज में पाकिस्तान में, जो कि 128 केसेस से वर्ल्ड लीडर है इन पोलियो केसेस, पोलियो के जो इश्यूज हैं, पोलियो के जो आपके पेशेंट्स हैं, सो मच सो दैट यहाँ पे इनका नंबर 4 गुना बढ़ा है, इन केसेस का नंबर 4 गुना बढ़ा है। और इसमें से एक चीज कॉमन है, एक चीज देखी जा रही है, दैट वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट वन। इट इज द मोस्ट प्रिडोमिनेंट केस एज फार एज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कंसर्न। एक और चीज जो सामने आई है, ऐसे इंस्टांसेस, ऐसे केसेस सामने आए हैं दैट पाकिस्तान से इस वायरस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड ईरान। सो दिस इज समथिंग अलार्मिंग। अगर किसी तरीके का भी एपिडेमिक होता है या बायोहैजर्ड होता है, तो पाकिस्तान से ये वायरस को अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नाउ दिस इज अ सिक्योरिटी कंसर्न एज वेल। एक और चीज जो सामने आई है वो ये है दैट ये वायरस ना सिर्फ पोलियो से ग्रस्त बच्चों में पाया जा रहा है, बल्कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एनवायरनमेंट में भी मिल रहा है। पाकिस्तान में ज्यादा एंड टू अ लेसर एक्सटेंट अफगानिस्तान में भी। एनवायरनमेंट में मिलना एक वायरस का खतरे की निशानी इस वजह से हो जाता है बिकॉज उससे इस वायरस का फैलना और भी आसान हो सकता है। तो ऐसे में जहां पे भारत पोलियो मुक्त है, वेयर इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अ कपल ऑफ इयर्स बैक, ऐसे में इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का चैलेंज है, एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड का एक अंदेशा हो सकता है कि अगर गलती से भी ये वायरस इंडिया में एंटर करता है, तो इंडिया विल स्टार्ट हैविंग केसेस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1। सो इस चीज का खतरा हमेशा इंडिया के ऊपर मंडराता रहेगा, एंड फॉर दैट मैटर इंडिया शुड रोबस्ट इट्स ओन मैकेनिज्म ऑफ पोलियो इरेडिकेशन।
यहीं पे ही अगर हम बात पाकिस्तान की करें, अफगानिस्तान की करें, देयर आर अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अफगानिस्तान इन पर्टिकुलर विच आर नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट पोलियो वायरस। पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो एक पोलियो वायरस के ही स्ट्रैंड से बनती है, जिसको कहते हैं कि इस पोलियो वायरस को हमने डीनेचर कर दिया है, इस पोलियो वायरस को हमने डेड कर दिया है, एंड अल्टीमेटली आप ही का इम्यून सिस्टम उस डेड स्ट्रेन ऑफ पोलियो वायरस के खिलाफ अपना रोबस्ट मैकेनिज्म चलाता है, उसकी वजह से आप पोलियो वायरस को खत्म कर पाते हैं। सो दैट इज हाउ पोलियो इरेडिकेशन वर्क्स। पोलियो की वैक्सीन इस तरीके से काम करती है। 2018 में करीब करीब 8,60,000 बच्चे ऐसे थे अफगानिस्तान में जिनको पोलियो वैक्सीन नहीं मिली थी ड्यू टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से उन्हें पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पाई थी। द सिचुएशन डिड नॉट इम्प्रूव इन 2019 इवन, एंड उसी वजह से एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान के बच्चों का उनको नॉट जस्ट इन अफगानिस्तान बट नेबरिंग कंट्री अगर बात करें पाकिस्तान में भी, ऑनेस्टली पाकिस्तान में देर आर सर्टन रिलीजियस टेनेट्स या कह लीजिए एक रिलीजियस माइंडसेट है, ये एक मंशा बनाई हुई है लोगों के दिमाग में दैट दिस इज समथिंग व्हिच द यूनाइटेड स्टेट्स वुड यूज अगेंस्ट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। सो बहुत सारे लोग इस चीज का वहम करते हैं पाकिस्तान में एंड दे डू नॉट फॉलो द पोलियो वैक्सीनेशन रिजीम्स। इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं। नाउ इज इट द एंड ऑफ इट ऑल? क्या ये सब बात इतनी ही है? लेकिन ऐसी बात सच नहीं है। ये एंड ऑफ इट ऑल नहीं है। आगे भी इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या हैं? लेट्स गो थ्रू दोज इश्यूज। Now, the outbreak of polio vaccine-derived poliovirus cases has come up. 16 कंट्रीज ऐसी हैं दुनिया में जहां पे पोलियो की वैक्सीन से ही जो वायरस निकल के आ रहा है उससे करीब करीब 250 ऐसे केसेस देखे गए हैं विद इन 16 अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 2019 के अंदर। एंड इनमें से 30 ऐसी केसेस हैं जो कि उस ऐसे वायरस से ग्रस्त हैं, ऐसे एपिडेमिक से ग्रस्त हैं जो कि उस कंट्री का एंडेमिक नहीं है। Surprisingly, of them, only 30 were in the countries where vaccine-derived poliovirus is endemic. I'm sorry, 30 ऐसे cases हैं, सिर्फ 30 ऐसे cases हैं out of those 249 odd cases, जिसमें से 30 सिर्फ ऐसे cases हैं जो कि उन वायरसेस से ग्रस्त हैं जो उनकी कंट्री के एंडेमिक हैं, उनके अपने वायरसेस हैं। तो जो वायरस का स्ट्रेन उन्हीं की कंट्री में पाया जाता है उससे ग्रस्त जो हो रहे हैं वो सिर्फ 30 केसेस हैं। दैट मीन्स बाकी के जो 210-220 केसेस हैं वो ऐसी कंट्रीज में हो रहे हैं जहाँ पे जो वायरस है वो एंडेमिक नहीं है। इसका मतलब ये है कि वायरस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि वायरस एक कंट्री से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहा है, विच इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इस वजह से मल्टीपल सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं in several countries, which is an unprecedented and very concerning. It is a very alarming situation. Not a single case of vaccine-derived poliovirus was reported from Afghanistan, लेकिन पाकिस्तान में 12 ऐसे केसेस पाए गए हैं। ये 2019 का डेटा है। This is very important as far as our GS2 is concerned, जहाँ पे हेल्थ सेक्टर इनिशिएटिव्स की बात होती है। GS3 is concerned, जहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है। तो ये बायोहैज़र्ड is one of the challenges that India needs to work upon. Ultimately, Nigeria has been considered has been declared as a country जो कि पोलियो फ्री हो सकती है। Nigeria has reported 18 cases of vaccine derived polio virus जो कि टाइप 2 स्ट्रेन से हो रहा है। Not a single case of टाइप 1 virus has been seen. तो इस वजह से अगर एक और साल नाइजीरिया पोलियो फ्री रहता है तो नाइजीरिया विल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग इरेडिकेटेड पोलियो दिस ईयर। क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर पोलियो फ्री डिक्लेयर किया जाना चाहिए तो उसे 3 सक्सेसिव ईयर्स तक 0 केसेस शो करने पड़ते हैं। एंड ऑन दोज लाइंस नाइजीरिया विल बी डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री। तो एक आईएएस एस्पिरेंट के लिए या एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए या किसी भी
गवर्नमेंट एग्जाम्स के एस्पिरेंट के लिए इस न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से हमने क्या खास बात निकालनी है, वो हमें संक्षिप्त में अगर इसका सार देखना है तो वो ये है दैट हेल्थ चैलेंजेस में पोलियो माना जा सकता है कि इंडिया हैज इरेडिकेटेड पोलियो फ्रॉम इट्स लैंड, लेकिन आज भी उसका एक खतरा मंडराता है, आज भी हमें सतर्क रहना चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर India should be wary of its neighbors, particularly Pakistan, which has seen instances of exporting this virus to various other countries. So, SMA, this is also not just a security threat, but it is also a threat to the health of India's children. तो जहाँ पे इंडिया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना चाहता है, उसे बिलो 5 लेके आना चाहता है, एंड उसमें एफर्ट्स कंसर्टेड एफर्ट्स भी कर रहा है, तो ऐसे में polio becomes a very important phenomena, it becomes a very important एक चैलेंज है पोलियो इंडिया के लिए इवन आफ्टर बीइंग इरेडिकेटेड फ्रॉम इट्स सॉइल. So that is what how we should look after in this editorial. Moving on to our next editorial, which is taking a holistic approach to dengue. This is not dengue. Dengue हिंदी में होता है, इंग्लिश में dengue होता है. Taking a holistic approach to dengue. Now, dengue is one of those diseases जो कि एक communicable disease भी है and ये एक tropical disease भी है. Let's talk about what all entails dengue. It is essentially a tropical disease. ये tropical disease है. ये hot weather conditions में पाया जाता है जहाँ पे बीच बीच में बारिश होती रहती है. For example, areas like India, areas like Southeast Asia, areas like Pakistan, areas like मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सारी की सारी कंट्रीज जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया बनता है, जो कि ट्रॉपिक्स में पड़ता है, जहां बारिशें अच्छी होती रहती हैं, उन एरियाज में दी अब्बा डब्बा जब्बा दी डेंगी जो है, ये एक डिजीज मोस्ट कॉमन है. हमें अभी तक रट चुका होगा, जो लोग डेली बेसिस पे हिंदू पढ़ते हैं उनका एनालिसिस देखते हैं. एडीज इजिप्टी एक मॉस्किटो की ब्रीड है, वो इसका वेक्टर है. बट ऑनेस्टली आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा बिकॉज ये याद रखने की जरूरत नहीं है. ये सवाल नहीं आने वाला है. जो सवाल आएगा, जो मेंस का क्वेश्चन है, वो अलग है, वो हम इसके एडिटोरियल के एंड में डिस्कस करेंगे. द वेक्टर इज ट्रांसमिटेड एज डेंगी वायरस. दिस वेक्टर, ये एडिस इजिप्टी, ये एक ऐसा वेक्टर है जो डेंगी वायरस को ट्रांसमिट करता है. खास बात ये है दैट एडिस के जो एग्स हैं, दे कैन रिमेन डॉर्मेंट फॉर मोर देन अ ईयर एंड विल हैच वंस दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर. तो ये 1 साल तक डॉर्मेंट रह सकते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दिस इज वेरी रिस्की. द मेजर रिस्क फैक्टर्स आर अर्बनाइजेशन, क्योंकि वहां पे पानी खड़ा होने के चांसेस ज्यादा है, जमीनें पक्की होती हैं, सड़कें पक्की होती हैं, तो पानी सीप इन नहीं करता है. सेकेंडली, पुअर टाउन प्लानिंग, अगेन जहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर सैनिटेशन है, वहां पे डेंगी वायरस का खतरा बढ़ जाता है. एडीज मॉस्किटो कैन नॉट फ्लाई बियॉन्ड 100 मीटर्स. ये 100 मीटर के दायरे से ज्यादा नहीं उड़ सकता. फॉर दैट रीजन, अगर आपने आसपास के एरियाज को ही अगर आप साफ करके रख लेंगे, तो आपके यहाँ पे डेंगी का खतरा कम हो जाता है. दे बाइट ड्यूरिंग द डे टाइम. इस चीज का भी खास ख्याल रखिएगा दैट एडीज मॉस्किटो विल बाइट यू इन द डे टाइम, नॉट एट द नाइट. सो दिस इज समथिंग विच यू कैन प्रिवेंट योर सेल्फ. आप खिड़कियां, अपने दरवाजे बंद कर सकते हैं, ढक सकते हैं, वहां जालियां लग सकती हैं, वेरियस अदर थिंग्स कैन हैपन. मस्किटो से प्रिवेंशन की जा सकती है. नाउ डेंगी इज अ वेरी एसिम्प्टोटिक इन्फेक्शन. ये एसिम्प्टोटिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है? एसिम्प्टोट होता है कोई किसी चीज के पैरेलल चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है टिल इंफिनिटी एंड बियॉन्ड. नाउ एसिम्प्टोट होना एक इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ये बहुत सारी इन्फेक्शंस को इमिटेट कर सकती है, उसको एम्यूलेट कर सकती है. फॉर दैट रीजन, most of the times dengue is rarely a severe disease. dengue हर बार ही फेटल नहीं होता है. इट इज, अगर आप नोटिस करेंगे, फेटेलिटी रेट इज एज लो एज 0.3%. मतलब 1000 में से 3 बार ही, 1000 केसेस में से सिर्फ 3 बार ही डेंगी से
मौत का खतरा हो सकता है। अदरवाइज डेंगू बहुत सारी इन्फेक्शंस को एमुलेट करता है, इमिटेट करता है। ये आपने नोटिस भी किया होगा, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले पर्टिकुलरली अगर हम बात करें 2015 और 16 में डेंगू का खतरा बहुत बड़ा था। ऐसी बहुत सारी इन्फेक्शंस हो रही थी जिनको नाम डेंगू डेंगू दिया जा रहा था, लेकिन दे वर नॉट शोइंग द एग्जैक्ट सिम्टम्स ऑफ डेंगू। उससे इतना खतरा नहीं था, बट दे वर स्टिल द इन्फेक्शंस ऑफ डेंगू वायरस। सो दैट इज हाउ यू नीड टू लुक इनटू इट। Now, moving on and looking into more details about this editorial, इस एडिटोरियल में और क्या क्या बातें की गई हैं, इसमें एक खास बात की गई है कि डेंगू के खतरे को खत्म करने के लिए आपको एफिशिएंट वेक्टर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर केस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, विच इज़ समवॉट लैकिंग इन केस ऑफ इंडिया। एक नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी विच इज़ नोन एज द टेट्रावेलेंट वैक्सीन। टेट्रावेलेंसी से टेट्रावेलेंट वर्ड बना है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है दे कैन अंडरस्टैंड कि जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 तरफ से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, दैट इज टेट्रावेलेंट। सो जो नई वैक्सीन आई है टेट्रावेलेंट वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू वायरस, दिस हैज शोन थ्रोन अ न्यू लाइट इनटू द एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ डेंगू वायरस। तो ऐसे में डेंगू को कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो गया है। लेकिन अभी रिसेंटली, अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल, रिसेंटली एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसने ये बताया है about 80% protection to children vaccinated between 4 to 16 years of age without any major side effect. इस टेट्रावेलेंट इस टेट्रावेलेंट वैक्सीन का 80% चिल्ड्रन में, जो कि 4 से 6 साल की उम्र के बीच के हैं, उनमें कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। एंड ये उस तब हुआ है जब ये रिसर्च हुई डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड रैंडमाइज्ड मल्टी सेंटर ट्रायल्स में। इसका मतलब ये है, डबल ब्लाइंड मतलब उनको नहीं पता था कि उन्हें ये वैक्सीन दी जा रही है। प्लेसिबो कंट्रोल्ड मतलब कभी कभी क्या होता है जब रिसर्च वर्क किया जाता है तो आपको ये बताया जाता है ये लाल वाली दवाई है, ये हरे वाली दवाई है, आप लाल वाली लोगे तो आपको बुखार हो सकता है, हरे वाली लोगे तो आपको पैसे मिल सकते हैं, या वेरियस अदर थिंग्स दैट आर सेड। दिस इज ऑल साइकोलॉजिकल। तो लोग जब लाल वाली में दवाई खाते हैं जो कि एक मीठी दवाई होती है, उसको खाने के बाद भी उनको फीवर होना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट प्लेसिबो मीन्स। आपकी क्योरिंग में, आपके किसी भी डिजीज कंट्रोल में प्लेसिबो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कुछ लोग कहते हैं कि होम्योपैथी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्लेसिबो, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्लेसिबो इफेक्ट्स, which is not entirely true. But coming back to what placebo controlled medicine research is, तो आपको ये नहीं बताया जाता है कि ये दवाई किसके लिए है, या रैंडमाइज्ड तरीके से पेशेंट्स को चूज किया जाता है, एंड अल्टीमेटली मल्टीपल सेंटर्स में इनको ट्रायल रन दिया जाता है। एंड दैट इज हाउ दिस रिसर्च वाज डन, एंड इट शोज कि 80% बच्चों में कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस वैक्सीन वर्क्स रियली वेल। लेकिन apart from this, apart from promoting the use of this vaccine, gaining control over dengue will also require a holistic approach that has to include within its ambit vector control and proper case management. Now, these are two terms which are very important as far as dengue control is concerned. Now, if you remember, एक साल पहले की न्यूज है दैट इंडिया के कुछ साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक इजाद की थी जिसमें उन्होंने मेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटोज को इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किया था दैट इट वाज मेड स्टेराइल, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था। एंड अल्टीमेटली व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट, दिस स्टेराइल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, दे यूज्ड टू copulate with the females and they would render the females स्टेराइल एज वेल। तो ऐसे में एडीज इजिप्टी की जो पूरी स्पीशीज है उस रीजन में, उसको खतरा हो सकता था। एंड अल्टीमेटली इस तरीके से आप वेक्टर को कंट्रोल कर सकते थे। दिस इज वन पर्टिकुलर क्योर फॉर डेंगू। एक वेक्टर कंट्रोल की एक पर्टिकुलर टेक्निक है। इस टेक्निक का टेस्ट चल रहा है, इस टेक्निक को पूरे तरीके से अभी लागू नहीं किया है। रीजन बीइंग हमारे पास प्रॉपर केस मैनेजमेंट नहीं है।
अगर हमारे पास प्रॉपर केस मैनेजमेंट होती तो हम इसको अच्छे से लागू कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ मैन पावर है। नाउ दिस शॉर्टेज ऑफ मैन पावर is the basic reason that India lacks vector control, it lacks dengue control. So let's talk about this shortage of skilled manpower. Source reduction activities can be undertaken, including preventing water stagnation. These are all positive methods जिस तरीके से आप डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं, and using chemical larvicides and adulticides जिससे लावा को मारा जा सकता है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के। इसको करने के लिए हमें स्प्रे जो है वो पीरियोडिकली करना पड़ता है, बिकॉज ये जो लार्वा है ये फर्स्ट टाइम स्प्रे से नहीं मर पाता है। द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल फॉर सच मेजर्स इज रियली लो। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इंडिया में इसी वजह से एक्टिव सर्वेलेंस पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है जो कि हम सिंगापुर से उठा सकते हैं, विच इज सिंगापुर यूजेस वन सक्सेसफुल मॉडल ऑफ मैपिंग and analyzing data on dengue. It uses geographical information system GIS को यूज करके ये उन एरियाज को देखता है जहां पे उन स्ट्रीट्स में जाता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा डेंगू के केसेस आते हैं। उन केसेस को उन्हीं स्ट्रीट्स के साथ लिंक करके अल्टीमेटली अपने सारे के सारे वेक्टर कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को, अपनी सारी डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम्स को उन स्ट्रीट्स, उन एरियाज, उन रीजन्स पे फोकस करके अप्लाई करता है। दिस इज हाउ सिंगापुर डिलीवर्स गुड गवर्नेंस। इन मॉडल्स को, इन टेक्निक्स को हम इंडिया में भी यूज कर सकते हैं। इंडिया हैज द टेक्नोलॉजी, बट व्हाट इंडिया लैक्स इज अ स्किल्ड मैन पावर। तो इस एरिया में गवर्नमेंट शुड वर्क। सेकेंडली, मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट डेंगू को कंट्रोल करने के लिए या डेंगू वायरस जब किसी को से कोई भी शख्स डेंगू वायरस से ग्रस्त हो जाता है तो उस टाइम पे वी थिंक दैट उस शख्स को प्लेटलेट्स देना इज द राइट थिंग, बट ऑनेस्टली इट इज नॉट जस्ट प्लेटलेट्स, इट इज द एंटायर फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम। WHO खुद ब खुद ये चीज रेकमेंड करता है दैट कोएगुलेशन एबनॉर्मेलिटीज आर नॉट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्लेटलेट्स अलोन। दिस इज व्हाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेकमेंड किया है दैट फ्रेश होल ब्लड or packaged cell transfusion is in the event of bleeding is required. Platelet count will increase automatically as the fever subsides. जैसे ही फीवर सबसाइड होगा आपका प्लेटलेट काउंट वापस से बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड्स। एक ऑल्टरनेटिव रूट भी अवेलेबल है जिसकी काफी क्रिटिसिज्म भी किया है इस एडिटोरियल में, बट हम उसे थोड़ा सा पॉजिटिव कॉनोटेशन में देखेंगे बिकॉज इट पर्टेन्स टू द ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हीलिंग एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। इंडिया में जो हमारी सिद्धा सिस्टम ऑफ हीलिंग है, देन देयर इज आयुष जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, आपका योग, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। ऐसे में वहां पे सिद्धा सिस्टम में, साउथ ऑफ इंडिया में सिद्धा सिस्टम में एक मेडिसिन अवेलेबल है जिसका टेस्ट भी हुआ है, जिसमें पता भी चला है दैट उसका इम्पैक्ट पड़ता है, डेंगू वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज नीलावेंबू कुडिनीर। नीलावेंबू कुडिनीर इज वन टर्म दैट यू शुड बी वेरी अबाउट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न। प्रीलिम्स के लिए इस वैक्सीन को, इस नाम को, इस सिद्धा मेडिसिन को अलग से एक जगह पे जरूर लिख लीजिएगा। एंड साथ के साथ मैं अभी बता रहा हूँ कि नेक्स्ट एडिटोरियल के लिए भी कीप योर पेन्स एंड पेंसिल्स रेडी बिकॉज दैट इज वन हेल ऑफ अ टॉपिक। वो टॉपिक आपका मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, दे हैव टॉक्ड दैट पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, जिसका कोई आपको रिपोर्ट्स नहीं है, किसी के ऊपर कोई रिसर्च वर्क नहीं है, बट स्टिल मेजर government channels are responding and they are propounding that papaya leaf extract along with this medicine जो कि सिद्धा मेडिसिन है। ये गवर्नमेंट जो है रैम्पेंटली बहुत जोर शोर के साथ इसको प्रोफेस कर रही है दैट दिस इज अ क्योर for dengue virus. This is a traditional cure for dengue virus. We will not go into details as to what these vaccines entail, but हम बात जरूर करेंगे that India needs a robust mechanism जिसमें हमारे को क्या करना चाहिए। जो ये alternative systems of healing है इनका रिसर्च वर्क थोड़ा सा रोबस्ट हो। यहाँ पे हालांकि हमें
पेशेंट्स को एज गिनी पिग नहीं ट्रीट करना है, लेकिन स्टिल हमें फॉर एनी मेडिसिन सेफ्टी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स एफिशिएंसी, इट्स एफिकेसी। ऐसे में हमें मेडिसिन की रिसर्च, उस मेडिसिन की टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए। What Ayush lacks is a robust data strategy. What Ayush lacks, or these alternative systems of healing lack, is a proper case to case study और केस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे इनका पूरा डेटा स्टोर हो सके, जहाँ से ये पता लग सके ये किस तरीके से हमारी बॉडी को हील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑन दोज ग्राउंड्स वी नीड टू वर्क। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एडिटोरियल, which is related to human rights. Human rights are not solely an internal matter. Now, this is a very, very, very important editorial. I would suggest that you keep your pens and pencils ready. जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगे वहाँ पे आप वीडियो को रोकिए, वहाँ हम इस पूरे मुद्दे को जो डिस्कस कर रहे हैं, I would suggest this is very important as far as your essays are concerned, your GS2 is concerned, and to even to some extent GS3 is concerned. यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बात हो रही है whether or not human rights are an internal matter of a sovereign state. Let's talk about this editorial. Let's move into details. ये editorial का कहता है and ultimately will frame an answer around it. ये कहता है that with the evolution of international law, पिछले 100 सालों में एक चीज देखी गई है, that the concept of unrestricted sovereignty has weakened. And ऐसे केस में this editorial goes on about and criticizes the move of government with regard to abrogation of Article 370 and the Citizenship Amendment Act and the various events accorded with it. ऐसे में criticism made by the United Nations key agencies and others, the Indian state has asserted that both Jammu and Kashmir, जैसा कि मैंने कहा था, are entirely an internal matter and there cannot be any interference in such sovereign decisions. लेकिन इस एडिटोरियल को जो लिखने वाले शख्स हैं, he has a huge experience in the field of human rights, ये ह्यूमन राइट्स की फील्ड से लिंक्ड हैं। इन्होंने एक बात बोली है that modern international human rights law recognizes individuals as subjects, जबकि जो क्लासिकल लॉ था it only governed the conduct between the states with regard to its individuals. So ऐसे में एक ज्यादा डिटेल्ड, एक ज्यादा माइक्रो लेवल पे जा रहा है मॉडर्न इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ रादर देन द क्लासिकल लॉ, जो कि मैक्रो इकोनॉमिकली कह लीजिए या मैक्रो स्केल पे सिर्फ कंट्रीज को कंपेयर करता था, उनके रिलेशंस को, उनके कॉन्डक्ट को कंपेयर करता था एज फार एज अदर स्टेट्स वर कंसर्न. Countries made agreements on the premise that a sovereign state had the exclusive right to take any decision or any action it thought fit to deal with its nationals. ऐसा केस होता था क्लासिकल लॉ के समय में. This was a notion of absolute sovereignty. Now this has been challenged in the 19th century, जहाँ पे ये बोला गया that the emergence of humanitarian intervention to protect minorities living in other states is necessary. Now ऐसे में ये जो बात बोल रहा है एडिटोरियल, ये आर्टिकल जो बात बोल रहा है वो ये है that एक मैक्रो लेवल से छोड़कर 19th सेंचुरी में एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का जो आइडिया था दैट एक स्टेट अपने नेशनल्स के साथ कुछ भी कर सकता है, उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया. अल्टीमेटली एक ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन को अलाउ किया गया. एंड अगर आपको ध्यान हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसी बेसिस पे ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस की थी. वियतनाम में भी की थी, इराक में की थी, सीरिया में भी की है एंड ईरान में भी वो कर सकता है. नाउ ऐसे में अगर आप नोटिस करें तो जहां जहां पे sovereignty of Asian countries and African countries have been violated, this particular aspect of human rights has been used. हालांकि जो UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इट इज नॉट अ बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फिर भी उसे बाइंडिंग मानते हुए, व्हाइट मैन्स बर्डन मानते हुए, द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज बीन यूजिंग इट टू usurp the sovereignty of the developing world and उसको एक
चैनल, एक माध्यम बनाते हुए डेवलपिंग वर्ल्ड को अपनी हेजीमनी में, अपने दबदबे में रखने की कोशिश करता है। जब टॉपिक आता है ऐसे का द मास्क्स ऑफ नियो इंपीरियलिज्म, ह्यूमन राइट्स हैव आल्सो बिकम अ मास्क ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म. This is not entirely true. I know most of us would not agree to it, but let's just be honest and consider this as a possibility that both of these situations, no doubt there have been human right violations, but then it is for our state to decide on those matters. While I'll talk about it as well कि कैसे है. Now let's consider one fact that how laws come into being. ये ह्यूमन राइट्स किस तरीके से बन के आए. ऐसा कहा जाता है लॉ के जो फादर हैं मोजेस, उन्होंने लॉ बनाया था, एंड अल्टीमेटली एवरी लॉ, चाहे वो साइंटिफिक लॉ है, चाहे वो हमारी कंट्रीज के लॉ हैं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसका अल्टीमेट सोर्स जो है वो नेचर से निकल के आता है. नेचर इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ, एंड उसी नेचुरल लॉ में से निकल के आते हैं कुछ नेचुरल राइट्स. दोज नेचुरल राइट्स in modern day and age are known as fundamental rights. इन्हीं fundamental rights, these natural laws pertain to natural rights. Those natural rights are today known as the human rights. इन्हीं ह्यूमन राइट्स को जब हमारा 1950 का संविधान बना, 1950, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑल दीज ह्यूमन राइट्स. जो भी यूडीएचआर में ह्यूमन राइट्स बोले गए हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन राइट्स, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे? आई विल टेल यू. डायरेक्टली ऐसे कि कुछ चीजें सीधे तौर पे बताई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. फॉर एग्जांपल राइट टू लिव, फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19(1)(a राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम फॉर वुमेन. ये सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन, आर्टिकल 15, 16, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड. लेकिन जो चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू मूव अब्रॉड, राइट टू नो, ये सारी चीजें इनडायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हुई आर्टिकल 21 के अंदर. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 में राइट टू मूव अब्रॉड इनकॉर्पोरेट हुआ था बाय द मेनका गांधी केस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मच सो दैट आप में से कुछ लोगों ने अगर ये केस पढ़ा भी होगा, एंड कुछ लोग जो हमारी बाइबल एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, उन्होंने इस केस के बारे में सुना होगा. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. इसमें एक बात बोली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, द ऑनरेबल कोर्ट held that fundamental rights are the modern name for what have been traditionally known as natural rights. तो इसका मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो पुराने नेचुरल राइट्स हैं जिन्हें आज हम ह्यूमन राइट्स का दर्जा देते हैं. कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, आई होप आपने ये सारी चीजें नोट कर ली हो. दिस इज एन एनालिसिस वेरी गुड फॉर योर GS2 GS3 आंसर्स. इनफैक्ट आपके एथिक्स के पेपर में भी इसमें से काफी चीजें यूज हो सकती हैं. आई विल टॉक अबाउट इट इन मच डिटेल इन अ वाइल. ये एडिटोरियल कह रहा है दैट जो क्लेम इंडिया कर रहा है दे आर अनसस्टेनेबल, एंड जिस तरीके से हमने जम्मू एंड कश्मीर में एंड जो CAA दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया है, दैट इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज completely against the principles of human rights enshrined in UDHR, Universal Declaration of Human Rights. So इसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन को अपार्थीड के साथ कंपेयर किया है इस एडिटोरियल में. नाउ लुकिंग इनटू द रिपोर्ट ऑफ ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने एक बात बोली है दैट CAA इज फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. इन कोट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे एंड इसमें से हमारा इशू निकाल के हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करते हैं. It is also said that although India's broader naturalization laws remain in place, these amendments will have a discriminatory effect on people's access to nationality. सबसे पहली चीज हमें ये समझनी होगी whether nationality is the same as citizenship.
इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, ये आपका होमवर्क है, आप देख के आइएगा. आई वुड सजेस्ट देयर इज दिस बुक ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स कॉल्ड पुष्पेश पंत. इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इनकी बुक है पुष्पेश पंत जी की. एक और बुक है बाय एस के कपूर जो कि ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ की बात करता है. इसकी सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए. यू वुड अंडरस्टैंड दैट नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप आर नॉट वन एंड द सेम थिंग. दिस इज वेयर to some extent this report has gone wrong and considered that although India naturalization laws के तहत nationality नहीं provide कर रहा है, वो उन्हें citizenship provide कर रहा है. Being a national of a country or a state, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं. सिटीजनशिप थोड़ा सा रिफाइंड है, थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड है. अगर वेन डायग्राम की बात करें तो एक बड़ा डायग्राम होता है. अगर बड़ा सर्कल है तो वो नेशनैलिटी है, अगर छोटा सर्कल है तो वो सिटीजनशिप है. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग नेशनैलिटी टू these individuals, we are providing citizenship. But let's not get into the technical details. Let's cover it in a more general fashion. ये जो आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, ये बात ये कर रहे हैं that human rights, international human rights law includes safeguards against unwarranted foreign intervention and stresses the exhaustion of domestic remedies before an issue is considered by any international body. ऐसे में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो अगर CAA या NRC या 370 के अंडर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है तो UDHR ऑलरेडी ये बात स्टेट करता है दैट फर्स्ट ऑफ यू नीड टू एग्जॉस्ट योर डोमेस्टिक रेमेडीज. अब ये डोमेस्टिक रेमेडीज क्या हैं? ये डोमेस्टिक रेमेडीज हैं आर्टिकल 32 के तहत आपका राइट टू जुडिशियल रिव्यू, आपका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाली प्रोविजन जिसके तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं. आपके पास जो 5 रिट्स हैं उसके अंडर आप सीधा हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं. आपके पास आर्टिकल 226 है, आर्टिकल 32 है एंड वेरियस अदर प्रोविजंस. अगर लीगल राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल एज डोमेस्टिक safeguards, as domestic remedies. इन रेमेडीज को आप एग्जॉस्ट किए बिना सीधा ह्यूमन राइट्स लॉ को नहीं इंटरवीन करवा सकते. Moreover, Indian state has always assured the international community कि हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो adequate measures, remedies provide करता है to victims of human rights violations, which is also true. लेकिन इस एडिटोरियल में एक बात और कही है which is to certain extent also true that आज हायर जुडिशरी के ऊपर लोगों का फेथ थोड़ा सा डगमगा रहा है. आज higher judiciary में not just in Supreme Court but also in high courts and to certain extent district courts and lower courts, जुडिशरी के ऊपर एक आम नागरिक का जो विश्वास है वो डगमगा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टन केसेस ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ सर्टन केसेस ऑफ माल प्रैक्टिसेस इन द जुडिशरी इटसेल्फ. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली ये देखा गया है दैट सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज बेंच की जजमेंट में विच वाज अ केस फाइल्ड बाय सुभाष चंद्र अग्रवाल, उसमें एक 5 जज बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है दैट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी. ये नवंबर की न्यूज है. विल बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी एंड इट विल come under the ambit of RTI Act of 2005. तो ऐसे में एक ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना लाजमी है, ट्रांसपेरेंसी जुडिशरी में आना भी लाजमी है. लेकिन एक चीज और बोली है सुप्रीम कोर्ट ने विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू दिस पर्टिकुलर जजमेंट. वो ये बात बोली है दैट ट्रांसपेरेंसी को कभी भी इतना नहीं हमें चाहना है कि हम इंडियन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर दें. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इज फार मोर पैरामाउंट than India's than transparency in the judicial mechanisms. ऐसा बात तब बोली थी जब सुभाष चंद्र अग्रवाल ने आरटीआई के तहत कलीजियम का गवर्नमेंट के साथ क्या ताल्लुकात है, किस तरीके की बातचीत है, वो कॉरेस्पॉन्डेंसेस आरटीआई के तहत मांगी थी. सो दैट इज हाउ द एंटायर सिस्टम इज मेलाइंड. नाउ ये बात तो सब ठीक है लेकिन हमें इससे क्या, what all that we need to understand, what all is it that we need to understand out of this editorial. सबसे पहली चीज वीकनिंग सिविल सोसाइटी. आज सिविल सोसाइटी में
नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आज सिविल सोसाइटी में वायलेंस बहुत ज़्यादा आ गई है, विच हैज़ ऑल्सो बीन टॉक्ड ऑफ in this editorial. Civil society, secondly, is marred by pressure exerted by the government. आज एनजीओज को गवर्नमेंट एफसीआरए की रेगुलेशंस को की तौहीन करने की वजह से, उनकी वायलेशन की वजह से वेरियस एनजीओज हैव लॉस्ट देयर लाइसेंसेस, दे हैव लॉस्ट देयर कॉजेज। रीजन बीइंग कि उन्होंने एफसीआरए की वायलेशंस की है, दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट कंटेंट्स। तो इस वजह से आज सिविल सोसाइटी वीक हो रही है। सेकेंडली, सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो मार्ड बाय द लेफ्टिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज। जहां पे सिविल सोसाइटी को सोशलिज्म की लाइंस पे, गांधीयन सोशलिज्म की लाइंस पे चलना था या नेहरूवियन सोशलिज्म की लाइंस पे चलना था, फॉर दैट रीजंस, ऑन दोज इंटेंट एंड on those lines, on those foundation, India's civil society was working. आज वो थोड़ा लेफ्ट लीनिंग हो गई है और ज्यादा कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को बिलीव करके थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होने की कगार पर है। एट द सेम टाइम उसे गवर्नमेंट वीक भी कर रही है। सो इस वजह से ये ट्विन प्रॉब्लम से हमारी सिविल सोसाइटी वीक हो रही है। इस वीकनिंग सिविल सोसाइटी की वजह से गुड गवर्नेंस के जो ख्वाब हैं वो थोड़ा दूर और धूमिल होते नजर आ रहे हैं। एंड फॉर दैट रीजन what we should do is to strengthen our civil society. We should have more and more skilled people in the civil society. We should have more and more awareness among the youth. ये जो अवेयरनेस है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सबको इस चीज का फायदा होना चाहिए। एंड लास्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट, जिस बारे में ये एडिटोरियल भी बात करता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन राइट्स इज वन डोमेन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब आप फंडामेंटल राइट्स को ह्यूमन राइट्स के नजरिए से देखेंगे तो वहां पे इंडिया की सॉवरेनिटी सामने नहीं आ सकती। ऐसे में it will be the prerogative of international community to look into the matters जहाँ पे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। एंड वहाँ यूडीएचआर का रोल बड़ा हो जाता है। यूडीएचआर अलाउज इंटरनेशनल कम्युनिटी टू not hesitate and participate and intervene in areas of different states, उनकी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करते हुए ऐसी जगहों पे जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवीन कर सकती है। ऐसी जगहों पे एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का फिनोमेना कैन नॉट कम इनटू पिक्चर। This is something we need to work upon. I would suggest to you write a page of this all discussion. आप अपने वर्ड्स में इस चीज को लिखिए, अपना ओपिनियन लास्ट में जरूर ऐड कीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। आते रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।